हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनु लॉ क्लासेस। मेरा नाम गौतम दीक्षित है। नाउ फ्रेंड्स, आज का ये जो न्यूज़ है, आज का जो न्यूज़पेपर है, वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस मैनी इंपॉर्टेंट थिंग्स टुडे। द न्यूज़पेपर एनालिसिस कैन बी लिटिल लेंथी ऑल्सो बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स हैव कम। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे अबाउट नीरज चोपड़ाज सिल्वर मेडल एट वर्ल्ड एथलेटिक्स मीट, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट मंकी पॉक्स। थर्ड, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बेल प्रोसीजर। अगेन आर्टिकल हैज़ कम इन द एडिटोरियल अबाउट द बेल प्रोसीजर। उसके बाद हम ये एडिटोरियल और डिस्कस करेंगे ओपेड पेज पे अबाउट द टेक्नोलॉजी एंड सम वेलफेयर प्रोग्राम एंड हाउ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इज क्रिएटिंग लिटिल हिंड्रेंस। उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। मूविंग अहेड वी विल स्टडी अबाउट डीजी ज्योत, और ये क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स। हम आज़ादी का अमृत महोत्सव इस साल सेलिब्रेट करने वाले हैं। दैट इज़ द 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो उसका उसमें क्या इंपॉर्टेंस है। द गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी टेकन वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स लाइक द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज़ कम आउट विद हर घर तिरंगा इनिशिएटिव। अब एक और इनिशिएटिव है डिजी ज्योत के बारे में, तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। एंड देन सम न्यूज़ फ्रॉम फॉरेन एंड इकोनॉमिक पेज एंड स्पोर्ट्स एज वेल। सो बने रहिए, वी विल बी डूइंग ऑल दिस न्यूज़ इन डिटेल टुडे। सो लेट्स कम। तो यहाँ पे जो आप ये तस्वीर में देख रहे हैं, ये न्यूज़ है अबाउट नीरज चोपड़ा, जो हमारे ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट हैं इन जेवलिन थ्रो। ही इज़ द फर्स्ट इंडियन टू गेट गोल्ड मेडल इन एथलेटिक्स इवेंट, दैट इज़ फील्ड एंड ट्रैक इवेंट। ठीक है। अगर हम देखेंगे इंडिविजुअल गोल्ड मेडल, तो पहले भी ये शूटिंग में आ चुका है, अभिनव बिंद्रा इसको जीते थे। अब जो फील्ड एंड ट्रैक या एथलेटिक्स में जो सबसे पहला गोल्ड मेडल किसको मिला है, देन ही इज़ नीरज चोपड़ा डूइंग द टोक्यो ओलंपिक्स। अब नीरज चोपड़ा ही हैज़ सेक्योर्ड सिल्वर मेडल इन वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप विच वॉज हेल्ड इन यूगेन इन ओरेगन इन यूनाइटेड स्टेट्स। तो उन्होंने 88.13 मीटर थ्रो किया है जेवलिन का, एंड ही हैज़ वन द सिल्वर मेडल। इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे ऑन द स्पोर्ट्स न्यूज़, बट ये इतना न्यूज़ हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनके साथ एक और हमारे जो एथलीट हैं उन्होंने भी क्वालिफाई किया था फाइनल्स के लिए इन जेवलिन थ्रो इन द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप, जिसके बारे में हमने शनिवार को पढ़ा था। सो प्लीज़ राइट हिज नेम इन द कमेंट बॉक्स। नाउ coming to this news, 3 cases of monkeypox now that has been detected in Kerala. We already know that these people had a history of international travel, but ये दिल्ली का जो मंकी पॉक्स है उसमें क्या खास बात है। दिल्ली में जो एक पर्सन को जो मंकी पॉक्स डिटेक्ट किया गया है, ही डज नॉट हैव एनी हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रैवल। ठीक है, दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द केसेस इन केरला and cases in Delhi. So Delhi has become the first union territory where the monkeypox case has been declared or detected. So Delhi has confirmed its first case of monkeypox a day after the infection was declared a public health emergency of international concern by the World Health Organization. तो World Health Organization ने सैटरडे को monkeypox को पब्लिक हेल्थ एमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न माना। उसके बाद 34 ईयर ओल्ड मैन में ये मंकी पॉक्स के सिम्टम्स कंफर्म किए गए हैं, एंड नाउ ही इज़ इन लोक नायक हॉस्पिटल। तो यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट इज़ क्रिएटिंग अ वार्ड, सेपरेट वार्ड इन द हॉस्पिटल फॉर मंकी पॉक्स केसेस। नाउ इफ यू विल जस्ट सी ओवर हियर, द नेक्स्ट इज कोविंद हाईलाइट्स क्लाइमेट क्राइसिस। तो हमारे जो 14th प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद, उनका फेयरवेल एड्रेस था, एंड हियर ही हैज़ हाईलाइटेड द क्लाइमेट क्राइसिस एंड ही हैज़ अर्ज्ड स्पेशली आवर चिल्ड्रन टू टेक केयर ऑफ एनवायरनमेंट। एंड देखिए यहाँ पे इन्होंने गांधी जी के तैलिस्मैन की भी बात की है। आप लोग जानते होंगे एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज पे होती है गांधी जी का तैलिस्मैन, कि अगर आपको अपने ऊपर कभी डाउट हो और आप अगर पता करना चाहते हैं, so just try to think the most weakest, most vulnerable man you must have met, and try to see that if your action is going to bring any benefit to that person. If it is like that, then your action is good. Okay, so over here he has highlighted about climate, and he has also now demitted the office. Now the next president, it is 15th president of India, Draupadi Murmu. Now she will be taking the oath today, and now it is the who administered the oath to President of India. It is Chief Justice of India, and in his absence the senior most judge of Supreme Court. Now
द नेक्स्ट इज अबाउट विंड पावर। सो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हम क्लाइमेट की बात कर रहे हैं और अब हम यहाँ पे नीचे देखिए विंड पावर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि हम जानते हैं कि COP26 हुआ था इन ग्लासगो, तो वहाँ पे इंडिया ने अपने 5 क्लाइमेट गोल्स रखे थे। उसमें से एक जो क्लाइमेट गोल था वो ये था दैट बाय 2030 इंडिया विल हैव 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एंड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी विल फॉर्म 50% ऑफ आवर एनर्जी सोर्स। तो अब यहाँ पे हम विंड पावर की बात कर रहे हैं। सो द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैज सेड दैट इट वुड बी डूइंग अवे विद द प्रैक्टिस ऑफ रिवर्स ऑक्शन, ओके, while awarding contracts for setting up the wind energy projects, okay। so यहाँ पे जो हमारे लिए फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो ये है that India has committed to installing 60,000 megawatt of wind power projects by 2022, okay। by 2022 हमारा टारगेट कितना था? our target was 60,000 megawatt। ये नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये क्लैट में पूछ लिया जाता है या एलेट में भी पूछ सकते हैं। जैसे कि इस बार क्लैट में पूछा था कि इंडिया विल बिकम एनर्जी इंडिपेंडेंट बाय विच ईयर, सो दैट आंसर इज 2047। तो यहाँ पे इसका भी आंसर है कि पूछ सकते हैं कि विंड पावर का टारगेट कितना था बाय 2022, सो इट इज़ 60,000 मेगावाट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हैव वी अचीव्ड इट? सो नो, वी हैव नॉट अचीव्ड द टारगेट। नाउ इफ यू विल जस्ट सी ओवर हियर, सोलार पावर कॉस्ट पर यूनिट कितना हो चल रहा है अभी? ₹2.40 अ यूनिट। इट डू नॉट रिफ्लेक्ट द ट्रू कॉस्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। तो यहाँ पे देखिए एक जो प्रॉब्लम होता है रिन्यूएबल एनर्जी के साथ वो हम कॉस्ट पैरिटी अगर देखें, कॉस्ट पैरिटी विद दो थर्मल पावर प्लांट्स और रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट्स, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट्स। तो यहाँ पे पर यूनिट कॉस्ट अगर थर्मल का अगर हम देखेंगे वो रिन्यूएबल एनर्जी से कम होता है। दैट्स वाई डिस्कॉम कंपनीज दे प्रेफर थर्मल एनर्जी। बट नाउ वी ऑलरेडी नो दैट द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर हैज़ रिवाइज्ड द repurchase obligation and it has mandated that certain percentage of electricity supplied by discom companies should come from renewable energy source। so यहाँ पे पैरिटी, कॉस्ट पैरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब ये रिन्यूएबल एनर्जी का पर यूनिट कॉस्ट इसके बराबर हो जाएगा थर्मल के या उससे कम हो जाएगा, देन देयर विल बी ऑटोमेटिकली रिसर्च इन यूज़ ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। तो इसके लिए हम लोगों को टेक्नोलॉजी लगेगा, R&D लगेगा, ठीक है, ये सब हमको करना पड़ेगा फॉर रिड्यूसिंग द कॉस्ट। अब देखिए यहाँ पे दिल्ली की बात हो रही है मंकी पॉक्स के बारे में। तो CM से सिटीज बेस्ट टीम ऑन द केस ऑफ चेक स्प्रेड एंड दे हैव क्रिएटेड अ सेपरेट आइसोलेशन वार्ड एट LNJP दैट इज लोक नायक जयप्रकाश हॉस्पिटल, जहाँ पे दैट पर्सन हु हैज़ बीन डिटेक्टेड ही हैज़ बीन केप्ट। सो इफ यू विल जस्ट सी हाउ इट स्प्रेड्स, इसके बारे में एक एक्सप्लेनर सीरीज भी आया हुआ है, वी विल डू दैट थिंग इन डिटेल। बट यहाँ पे एक हम फटाफट कर लेते हैं फैक्ट्स। दैट मंकी पॉक्स वायरस ये ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन्स बोथ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। उसके बाद ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांजिशन भी खुद होता है विद इन्फेक्शियस स्किन और लेशंस और वाया रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। नाउ जो करंट आउटब्रेक है दैट सेज दैट ट्रांसमिशन अपीयर्स टू बी अकरिंग प्राइमरीली थ्रू क्लोज फिजिकल कॉन्टैक्ट, ठीक है ना, थोड़ा फ़र्क है। जो 2022 का डिजीज़ है इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी डिटेल में, बट यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो स्प्रेड है इट इज़ कमिंग थ्रू क्लोज फिजिकल कॉन्टैक्ट विच ऑल्सो इंक्लूड सेक्शुअल कॉन्टैक्ट एंड ट्रांसमिशन कैन ऑल्सो अकर फ्रॉम लिनन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड क्लोथिंग दैट हैव इन्फेक्शियस स्किन पार्टिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो स्किन, इन्फेक्शियस स्किन से ये ट्रांसफ़र होता है। अब देखिए द नेक्स्ट मंकी पॉक्स केस इट हैज़ कम फ्रॉम, अब देखिए तेलंगाना मैन हैज़ मंकी पॉक्स सिम्टम्स and he has returned from Kuwait. So a 40-year-old man from Kamaradhi was admitted to a hospital on Sunday with monkeypox symptoms, and he has returned from Kuwait and he has rashes on his body and he is showing the symptoms. अब इसका भी जो सैंपल है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ है कि जो केरला हो चाहे तेलंगाना हो, ठीक है, और चाहे दिल्ली क्यों ना हो, जितने भी मंकी पॉक्स सैंपल्स हैं वो टेस्टिंग के लिए देखिए कहाँ पे जा रहे हैं। एक इंस्टीट्यूट है दैट इज कॉल्ड एज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी विच इज़ लोकेटेड इन
पुणे. नाउ फ्रेंड्स, नाउ वी विल कम टू एडिटोरियल्स. यहाँ पे जो पहला एडिटोरियल है इट इज़ अबाउट बेल. तो देखिए कुछ दिन पहले जैसे कि देखिए यहाँ पे एक मैं बता दे रहा हूँ, ये जो दो आर्टिकल्स है, एक तो शॉट इन द आर्म फॉर रूल ऑफ लॉ, और ये जो आर्टिकल अभी हम डिस्कस करने वाले हैं दे बोथ आर रिलेटेड विद द बेल थिंग्स. तो यहाँ पे देखिए सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन 2022, ये कोर्ट केस का नाम है. यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना अनहैप्पीनेस एक्सप्रेस किया है विद द करंट स्टेट ऑफ इंडियाज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. उसके बाद कोर्ट हैज़ गॉन ऑन सेइंग दैट वाइल अरेस्टिंग द पीपल देयर इज स्कैंट रिगार्ड, मतलब बहुत ही कम ध्यान दिया जाता है अबाउट द बेसिक ह्यूमन राइट्स एंड इट इज़ ऑलमोस्ट वायलेटेड. उसके बाद सी इट हैज़ कैटेगराइज्ड दैट इनडिस्क्रिमिनेट अरेस्ट आर इंडिकेटिव ऑफ अ कॉलोनियल माइंडसेट एंड क्रिएट द इंप्रेशन ऑफ इंडिया बीइंग अ पुलिस स्टेट. ठीक है, पुलिस स्टेट ठीक वर्सेस वेलफेयर स्टेट. तो देखिए इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया को एस्टेब्लिश करता है एज अ वेलफेयर स्टेट वेयर सिटीजन्स हैव सर्टन राइट्स, ओके, and that rights has to be respected even while arresting the person or carrying out investigations. These are certain rights which are mentioned in fundamental rights also. पुलिस स्टेट का मतलब कि अगर जैसे कि कॉलोनियल टाइम में क्या होता था कि देयर वर नो सच राइट्स इवन ड्यूरिंग अरेस्ट एंड पुलिस कुड अरेस्ट द पर्सन्स, ओके, so that is called as police state when citizens did not have any right during arrest or investigation also. So Supreme Court has thrown light on the bail things also, that if you will just see that Justice Krishna Iyer had said in state of Rajasthan Jaipur versus Balchand alias Balli that the basic rule is bail not jail. इसका मतलब कोई अगर अरेस्ट होता है तो अगर प्राइमा फेसी उसके अगेंस्ट कोई केस दिखता है, ठीक है, तब ठीक बात है. अगर नहीं दिखता है तो उसको बेल दे दिया जाए. ठीक है, अगर उसको बेल नहीं देते हैं तो देयर शुड बी सर्टेन कंडीशंस वेयर द बेल इज़ नॉट गिवन. लाइक अगर ये प्रॉब्लम है कि अगर ऐसा लग रहा है कि जो ऑफेंडर है ही कैन प्ले विद ही कैन रन अवे फ्रॉम द ट्रायल, वो भाग सकता है कंट्री को छोड़ के या वो उस इलाके को छोड़ के उस रीजन को छोड़ के, या ही कैन टैम्पर विद द एविडेंस, देन ओनली bail is not granted. So he has said the basic rule is bail not jail. Okay, so see there are certain circumstances, ये उस आर्टिकल में भी mentioned है जो अभी मैं लूँगा. There are certain circumstances like fleeing from justice or thwarting or endangering the course of justice or creating other troubles in the shape of repeating offenses or intimidating witness, मतलब witness को डराना. ओके, ऐसे ही कुछ कंडीशंस है जिसमें बेल को नहीं दिया जाता, अदरवाइज बेल को हम दे सकते हैं. उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस में कहा द एपेक्स कोर्ट रेफरेंस इन दी सत्येंद्र कुमार केस टू द बेल एक्ट ऑफ यूके. सो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वाई वी कैन नॉट हैव अ बेल एक्ट वेयर प्रोसीजर्स फॉर गिविंग बेल इज क्लियरली मैंशन एज वी हैव द सेम एक्ट इन यूनाइटेड किंगडम. ओके, द नेक्स्ट इज प्रॉब्लम ऑफ ओवर क्राउडिंग. ठीक है ना, देखिए हमारे जो जेल्स हैं, ठीक है, वो अंडर ट्रायल्स से भरे पड़े हैं. अंडर ट्रायल्स का मतलब होता है कि जिनको कन्विक्ट नहीं किया गया है अभी, दे हैव नॉट बीन कन्विक्टेड टिल नाउ, फर्स्ट थिंग, फाइन, एंड दे हैव नॉट बीन गिवन बेल. भाई एक तो आपने कन्विक्शन नहीं किया है, ही हैज़ जस्ट बीन अरेस्टेड एंड ही हैज़ बीन डिनाइड बेल ऑन सम ग्राउंड and he is that person is living in jail. So such type of problem creates overcrowding in jail. But if we have a bail policy and if we follow the dictum that bail is a rule not exception, got it, so overcrowding problem can be solved. अब हम आते हैं प्रेजेंट केस पे. So the present case is about आजम खान. he is a समाजवादी पार्टी लीडर जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बेल दिया है. वो केस क्या था? इट इज़ अबाउट द लैंड ग्रैबिंग केस. ठीक है, सो इफ़ यू विल जस्ट सी अगेन ओवर हियर, सी दिस पैराग्राफ इज इम्पॉर्टेंट. इट इज़ फेयरली वेल एस्टेब्लिश्ड दैट कंडीशंस फॉर ग्रांट ऑफ बेल हैव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लाइक प्रिवेंटिंग द एक्यूज्ड फ्रॉम फ्लीइंग जस्टिस एंड प्रेक्लूडिंग एनी स्कोप फॉर टैम्परिंग विद एविडेंस और इन्फ्लुएंसिंग विटनेसेस. देन ये ऑब्जेक्टिव जो है हम कैसे सिक्योर कर सकते हैं? वी कैन सिक्योर दिस ऑब्जेक्टिव्स by directing the accused to stay in a particular place and asking them to record their presence before a police officer
or a quote at a specified frequency. Fine. The next is 68 National Film Awards. So 68 National Film Awards was held recently. We already know that Surai Potru has bagged the Best Film Award, and Tanaji, the Unsung Hero, it has bagged the Best Film Award in Providing Entertainment. ठीक है, उस कैटेगरी में मिला है. उसके बाद सुरई पोत्रू के जो हीरो हैं उनको बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है सूर्या, और अजय देवगन को भी बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है फॉर तानाजी. ओके. उसके बाद जो बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस कैटेगरी अवार्ड है वो भी सुरई पोत्रू को गया है जो इनके एक्टर्स थे. देन देयर आर सर्टेन अदर फिल्म्स लाइक सिविरंजियम इन्नुम सिल्ला पेंगुलम एंड मंडेला. दे हैव ऑल्सो फेच्ड सर्टेन ऑनर्स. जैसे मंडेला के बारे में अगर हम देखेंगे, सो मंडेला इट हैज़ गॉट द अवार्ड फॉर डायलॉग राइटर and debut film of a director. in the category mein it has bagged the national award. Now if you will just see over here that this award has been given for the films released in 2019-20 when we had a COVID-19 pandemic era. ठीक है, and most of the films they were released on OTT platform. The next is weighing in on India's investment-led revival. Prospects of sustaining investment recovery are likely to get harder with a depreciating rupee and rising inflation. अब देखिए ये आर्टिकल बात क्या करता है. देखिए इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है ना. इन्वेस्टमेंट होगा तभी जॉब क्रिएट होगा, जॉब क्रिएट होगा तभी डिमांड बढ़ेगा, और जब डिमांड बढ़ेगा तभी प्रोडक्शन बढ़ेगा. प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा तो मोर इन्वेस्टमेंट विल टेक प्लेस, मोर जॉब विल टेक प्लेस, सो ऑब्वियसली द इकोनॉमी विल ग्रो. नाउ देयर आर टू सोर्सेज ऑफ इन्वेस्टमेंट. वन इज़ पब्लिक, द नेक्स्ट इज़ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट. ठीक है. अगर हम पब्लिक इन्वेस्टमेंट की बात करें, सो फ्रॉम पास्ट फ्यू ईयर्स द पब्लिक इन्वेस्टमेंट हैज़ टेकन अ लीड ओवर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट. अगर हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अभी भी इंडिया में प्री पैंडमिक लेवल के नीचे है, बट पब्लिक इन्वेस्टमेंट हैज़ गॉन अप. ओके. नाउ इफ़ यू वांट टू रिवाइव दिस साइकिल, ओके, सो अलॉन्ग विथ पब्लिक इन्वेस्टमेंट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो नेसेसरी. बट इसके चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस ये हैं, दो चैलेंजेस हैं. एक तो डेप्रिशिएटिंग रुपीज़. ठीक है. द फर्स्ट इज डेप्रिशिएटिंग रुपी, द सेकेंड इज़ इन्फ्लेशन. हमने पहले भी किया था इसके बारे में. मैंने एक डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी के बारे में मैंने एक जीके शॉट भी लिया है, वेर यू कैन सी दैट जीके शॉट वेर आई हैव डिस्कस्ड द रीजंस फॉर डेप्रिशिएटिंग रुपी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी. सो नाउ whenever the rupee is depreciating, so what is happening over here, our import is becoming costlier. ठीक है. सेकेंड, अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है इकोनॉमी में तो उससे क्या होगा कि जो कंज्यूमर डिमांड है, कंज्यूमर डिमांड that goes down. So consumer demand it goes down. So when the consumer demand goes down, तो देखिए यहाँ पे अगर डिमांड नीचे चला गया तो प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा. प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, इफ डिमांड, अगर लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं तो नो प्राइवेट प्लेयर विल बी मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी. नो इन्वेस्टमेंट नो जॉब, नो जॉब लेस डिमांड, सो द ग्रोथ साइकिल ब्रेक्स. ओके. अब यहाँ पे देखिए जो ये आर्टिकल है, ये जो बात करता है वो बात करता है शेयर ऑफ ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन एज द परसेंटेज ऑफ जीडीपी. तो अगर हम अपना अगर डेटा देखेंगे, सो द डेटा सेज दैट येस द ग्रोथ द इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी हैज़ गॉन अप. ठीक है. बट अगर हम यहाँ पे ठीक से अगर ध्यान दें तो हमारा जॉब कहाँ से क्रिएट होगा? अगर हम एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग में. ठीक है. अगर हम ट्रांसपोर्ट में करते हैं तो ट्रांसपोर्ट से भी जॉब बढ़ता है, बट इट हैज़ नॉट एज डायरेक्ट इफेक्ट एज एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग. ठीक है. अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे, सो अगर हम नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स देखें और उसमें अगर हम स्टडी करें ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन बाय सेक्टर, ठीक है, सो वी विल सी दैट येस देयर इज इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट रेट, फाइन, and the public sector contribution is 20%,
बट डेटा शोज कि एग्रीकल्चर का अगर हम देखेंगे, इंडस्ट्री का अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पे जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो नीचे गया है, ठीक है। इट हैज़ गॉन टू 6.4% इन एग्रीकल्चर एंड 32.5% इन इंडस्ट्री। बढ़ा किस में है, दैट इज ट्रांसपोर्ट। देन द राइज इन सर्विस सेक्टर इज ऑल्सो ऑलमोस्ट एंटायरली ऑन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो जो हम ये इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं वो इसमें एक सेक्टर का बहुत ज़्यादा डोमिनेंस है, दैट इज ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग में कम हुआ है। तो जैसे कि अब यहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग का एग्जांपल लें, सो इट्स शेयर इन इन्वेस्टमेंट रेशियो हैज़ फॉल फ्रॉम 19.2% टू 16.5%। मतलब मैन्युफैक्चरिंग हम इंडिया में पिकअप नहीं कर रहा है, ठीक है। सो अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में नहीं हो रहा है, सो वी हैव ए डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्टेड गुड्स। अब इम्पोर्टेड गुड्स का दाम वैसे ही बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। Then at the same time we are too much dependent upon China for many important goods to be imported. Got it? So this is certain challenges in India's investment cycle. The next is MC12, that is Ministerial Conference of the World Trade Organization. So जो Ministerial Conference होता है, it is the highest decision making body in World Trade Organization, which is headquartered at Geneva. The Director General of World Trade Organization is Dr. Ngozi Okonjo-Iweala. तो जो 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस चल रहा था वहाँ पे द आर्टिकल इज डिस्कसिंग कि यूरोपियन यूनियन एंड अदर डेवलप्ड कंट्रीज दे हैव गॉट व्हाट दे वांटेड एंड इंडिया एंड अदर डेवलपिंग कंट्रीज दे हैव नॉट गॉट व्हाट दे वांटेड टू अचीव। तो जैसे कि हम यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे एक बात है अबाउट ट्रिप्स वेवर। ट्रिप्स, ये ट्रिप्स क्या है, फुल फॉर्म ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसके वेवर्स, ठीक है। तो ट्रिप्स वेवर जो है, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका दे वांटेड ट्रिप्स वेवर ऑन कोविड-19 वैक्सीन, थेरापेटिक्स एंड डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट्स, बट मैनी यूरोपियन कंट्रीज एंड वेस्टर्न कंट्रीज दे डिड नॉट सपोर्टेड दिस कॉल। आफ्टर दैट यूरोपियन यूनियन इट कम्स अप विद द counter proposal and which was agreed in this MC12, but which does not satisfy all the demands which were made by India and South Africa. Now TRIPS जो है it protects the intellectual property such as patents। देखिए ये factual information है कि intellectual property में क्या क्या आता है। So see, it protects intellectual property rights such as patents, copyrights, industrial designs and trade secrets. Okay, this is called as, so this is protected by TRIPS during the international trade. उसके बाद एक फिशरीज को लेके हुआ है कि इलीगल अनरिपोर्टेड फिशिंग्स को सब्सिडी नहीं दी जाएगी, तो जिसमें इंडिया को 2 साल का ब्रीदर इसमें दिया गया है, ठीक है। सो वी विल जस्ट सी दैट दिस में हैव एन इम्पैक्ट ऑन ट्रेडिशनल फिशरमैन, कि जो इंडिया उनको सब्सिडी देता है, दैट मे बी हैम्पर्ड बिकॉज ऑफ दिस न्यू रेगुलेशन ऑफ WTO। द नेक्स्ट इज एडिंग डिजिटल लेयर्स ऑफ इंडिजिनिटी। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सम डिजिटल टेक्नोलॉजी हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड इन सर्टन प्रोग्राम्स। तो देखिए एक है पोषण ट्रैकर। पोषण ट्रैकर ये किस में इम्प्लीमेंट हुआ है, ICDS में। एक है NMMS। ये क्या है, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर। ये किस में इंट्रोड्यूस हुआ है, ये इंट्रोड्यूस हुआ है मनरेगा में, ठीक है। अब दोनों ही वेलफेयर ओरिएंटेड प्रोग्राम है। एक बच्चों को और लैक्टेटिंग मदर्स के लिए होता है पोषण ट्रैकर ICDS। दूसरा जो है इट इज़ लाइवलीहुड सिक्योरिटी, प्रोवाइडिंग लाइवलीहुड सिक्योरिटी। अब दोनों में क्या है कि दोनों में कंडीशन ये है कि नाउ पोषण ट्रैकर हैज़ टू बी मेंटेन्ड एंड दिस नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर इट विल बी मेंटेन्ड, और इसमें जितने भी अपडेट्स हैं वो अपलोड करना पड़ेगा। वो अपलोड करने के बाद ही फंड्स जो है वो इस प्रोग्राम के लिए रिलीज़ होगा। अभी जो सारे प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि अगर आप ICDS की बात करो जो 1975 में लॉन्च हुआ था, द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इट वॉज लॉन्च इन 1975 एंड इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, एंड इट फोकसेस ऑन सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन फॉर चिल्ड्रन इन एज ग्रुप ऑफ 0 to 6 years, प्रेगनेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स, ठीक है। देन इन 2013 इट बिकेम द पार्ट ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। अब इसमें जब से पोषण ट्रैकर लगा है तब से ये पाया गया है कि
there are the problems of ghost beneficiaries. Okay, and if you will just see that 42% of the users they don't work on फर्स्ट अटैम्प्ट. जैसे कि अगर मान लीजिए कि इसमें क्या किया गया कि आधार मैंडेटरी किया गया है, पर बच्चों का तो आधार हो नहीं सकता, तो उनके मदर का आधार लगता है. सो समटाइम्स व्हाट हैपन्स देयर इज अ इशू ऑफ फेक आइडेंटिटी कार्ड. घोस्ट चिल्ड्रन, घोस्ट चिल्ड्रन मतलब कि जो बच्चे नहीं हैं उनके नाम पे भी बेनिफिट्स लिए जा रहे हैं. और फिर कुछ यूजर्स ऐसे हैं जिनका आधार काम नहीं करता है. द सेम थिंग इज़ इन मनरेगा, जहाँ पे दिन में 2 बार वर्क साइट में कितना काम हुआ है वो अपलोड किया जाता है. तो हियर ऑल्सो द प्रॉब्लम इज़ दैट समटाइम्स इट टेक्स टाइम टू गेट अपलोडेड. कभी कभी अपलोड अगर नहीं हो रहा है तो उस काम का पैसा रिलीज नहीं होता है. द नेक्स्ट इज मंकी पॉक्स आउटब्रेक. अ रिकैप ऑफ द मंकी पॉक्स आउटब्रेक. तो जैसा कि हम जानते हैं मंकी पॉक्स इट इज़ अ जूनोटिक वायरस. जूनोटिक का मतलब होता है जो एनिमल्स में पाए जाते हैं. ठीक है, और इसका मोड ऑफ ट्रांसफ़र क्या होता है, एनिमल टू ह्यूमन एंड ह्यूमन टू ह्यूमन. ठीक, and this monkeypox it was first discovered in 1958 and the first human case it was detected in 1970. अब जो प्रेजेंट जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, द वायरस हैज़ बिकम एंडेमिक इन पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एंड वेस्ट अफ्रीका. तो ये वायरस कहाँ पे पाया जाता है, सेंट्रल एंड वेस्ट अफ्रीका में. ठीक है. द नेक्स्ट थिंग इज कि अगर क्वेश्चन पूछे कि द एक्चुअल ओरिजिन एंड सोर्स ऑफ द डिजीज, सो इट इज स्टिल अननोन and the virus it belongs to the family of virus as variola, that is the virus that causes smallpox. तो इसकी फैमिली और स्मॉल पॉक्स की फैमिली, मंकी पॉक्स और स्मॉल पॉक्स की फैमिली सेम है. ठीक है, सिम्टम्स भी लगभग सेम है. ठीक है, जैसे कि फीवर, हेडेक, मसल पेन, लेथार्जी, रैशेस एंड ब्लिस्टर्स ओके ऑन फेस, पाम्स, फीट, माउथ, आइज और जेनिटिलिया. द नेक्स्ट इज अबाउट ट्रांसमिशन ऑफ वायरस, दैट हाउ द वायरस इज ट्रांसमिटेड. सो देखिए जैसे मैंने बताया था एनिमल टू ह्यूमन्स एंड बिटवीन ह्यूमन्स. सो एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन ऑफ द वायरस इट कैन रिजल्ट फ्रॉम क्लोज कॉन्टैक्ट विद ब्लड, फ्लूइड्स और स्किन लेजन्स और इन्फेक्टेड एनिमल्स. ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन कैसे होता है, क्लोज कॉन्टैक्ट और थ्रू बॉडी सिक्रीशन, स्किन लीजियंस और कंटेमिनेटेड आर्टिकल्स ऑफ इंडिविजुअल्स, जैसा कि हमने पढ़ा था. अब देखिए एक चीज़ और है, दैट इज़ close human contact during sexual activity is believed to be the driver of the current spread of the disease. जैसे कि it is evidenced by the predominant spread in gay, bisexual and MSM communities. Now, the World Health Organization has defined it as the public health emergency of international concern on Saturday. ठीक है, तो इससे इसका मतलब क्या होगा, दैट कंट्रीज दे हैव टू डिवाइज एफर्ट्स टू कंट्रोल ट्रांसमिशन एंड दे हैव टू कोऑर्डिनेट शेयरिंग ऑफ की रिसोर्सेज सच एज वैक्सीन एंड थेरोपेटिक्स. द नेक्स्ट इज हाउ वी आर गोइंग टू कंट्रोल इट. सो इफ यू जस्ट सी दैट क्लिनिकल मैनेजमेंट ऑफ monkeypox includes relieving symptoms and managing the complications and preventing the long term effects. नाउ देखिए एक WHO का रिपोर्ट है. द WHO रिपोर्ट एक है, वो कहता है कि वैक्सीनेशन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स इज अप्रॉक्सीमेटली 85% इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग द मंकी पॉक्स. ठीक है ना. तो हम जो मंकी पॉक्स में जो यूज़ कर रहे हैं वैक्सीन, वो कौन सा वैक्सीन है जो हमने स्मॉल पॉक्स के लिए डेवलप किया था. एंड थस प्रायर इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स मे लीड टू माइल्ड डिजीज़. अगर आप स्मॉल पॉक्स का कोई वैक्सीन अगर ले लेता है तो उसको इसका माइल्ड वर्जन ऑफ डिजीज़ होगा. द नेक्स्ट इज़ फाइबराइजेशन. ये एक टर्म है वो जो 5G टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होके आया है. सो सी व्हाट इज़ फाइबराइजेशन. तो जब हम रेडियो टावर्स को अगर हम ऑप्टिकल फाइबर केबल से अगर हम कनेक्ट करें तो उसको हम कहते हैं फाइबराइजेशन. फाइबराइजेशन इसके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इट एनेबल्स द फुल यूटिलाइजेशन ऑफ नेटवर्क कैपेसिटी एंड कैरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा वंस 5G इज़ ओवररोल्ड. ठीक है, तो 5G का जैसा कि हम जानते हैं कि आज ऑक्शन होने वाला है. मैनी कंपनीज दे आर बिडिंग फॉर 5G नेटवर्क्स एंड इट इज़ द नेक्स्ट जनरेशन टेलीकम्युनिकेशन सर्विस.
अब देखिए इसके फ़ायदे क्या होते हैं. सो इफ यू विल जस्ट सी दैट फाइबर बेस्ड मीडिया कॉमनली कॉल्ड ऑप्टिकल मीडिया प्रोवाइड्स ऑलमोस्ट इनफाइनाइट बैंडविड्थ. तो बैंडविड्थ की स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है, लो लेटेंसी होती है और हाई इंसुलेशन फ्रॉम इंटरफेरेंस होता है. ठीक है. अगर हम 5G यूज़ करते हैं तो इट विल बी नेसेसरी टू इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ मोबाइल टावर्स ऑल्सो टू प्रोवाइड बेटर कवरेज टू कंज्यूमर्स एंड बिजनेस. अगर अब हम यहाँ पे देखें इंडिया का, अगर हम देखें जो हमारे लिए देखें एक ये इम्पोर्टेंट है और एक ये. So if you will just see over here that India needs at least 16 times more fiber according to an estimate done by HTL. इंडिया के पास करेंटली कितने टावर्स हैं? 33% ऑफ द टावर्स आर फाइबराइज्ड. अगर हम इसको कंपेयर करें बाकी डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ तो साउथ कोरिया का कितना है? 65 to 70%. और यूएस में देखिए कितना है? यूएस, जापान, चाइना में 80 to 90%. सो सिंस इंडिया इज रोलिंग आउट द 5G सर्विस वी हैव टू एक्सपर्टाइट द fiberization process. Now see the role of satellite communication in 5G deployment. So see satellite communication ये facilitate करता है 5G broadband connectivity to underserved areas where it is not feasible to deploy terrestrial infrastructure like remote villages, islands और mountainous region. तो जहाँ पे हमको 5G सर्विस हम टावर से नहीं कर सकते या फाइबराइजेशन से नहीं कर सकते, देयर वी कैन यूज सैटेलाइट बेस्ड नेटवर्क. ओके, विच आर द ओनली मीन्स जो हम जिससे हम 5G ब्रॉडबैंड को हम कर सकते हैं. द नेक्स्ट इज डिजिटल जियोथ ग्लोज ब्राइटर विद एवरी ट्रिब्यूट पोस्टेड. तो जैसा कि हम जानते हैं दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, दैट अ बीम ऑफ लाइट इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट एट सेंट्रल पार्क न्यू दिल्ली में. यहाँ पे क्या है? एक लाइट है, ठीक है ना, डिजिटल लाइट है, ये डिजिटल ज्योत है टू कॉमोमोरेट द सेक्रीफाइस ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर्स. ठीक है ना, तो टू पे ट्रिब्यूट टू फ्रीडम फाइटर्स. अब ये डिजिटल ज्योत का देखिए कैसे है कि जितना मैसेज हम भेजेंगे, ठीक है ना, फॉर आवर एज अ ट्रिब्यूट टू आवर फ्रीडम फाइटर्स, उतना ज़्यादा इसकी जो वो है, यू कैन सी द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इट विल इंक्रीज एंड इट विल मैक्सिमाइज व्हेन द मैसेज विल रीच 1 करोड़. ठीक है. और अब अभी इसके पास अगर हम देखेंगे तो 34 लाख मैसेजेस इट हैज़ रिसीव्ड. सो सी द फर्स्ट इमेज इट इज़ वेरी डिम बट इन द नेक्स्ट इमेज इट हैज़ बिकम स्ट्रॉन्गर एंड बिकम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर अनलेस इट रीच 1 करोड़. द नेक्स्ट इज़ अ स्नो लेपर्ड एंड इट्स प्रे. देखिए स्नो लेपर्ड इंडिया में पाया जाता है, खास करके अगर हम हिमालयाज़ देखें नंदा देवी में जो उत्तराखंड में है. इट इज़ स्नो लेपर्ड्स आर फाउंड बट दे आर वेरी एल्यूजिव एनिमल्स. जल्दी ये मतलब स्पॉट में नहीं आते, ठीक है, क्योंकि एक तो ये बहुत ज़्यादा हाइट पे रहते हैं. ठीक. एंड दे हैव बीन क्लासीफाइड एज वल्नरेबल. किसने क्लासीफाई किया है? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN कहते हैं इसको. इसका हेडक्वार्टर है ग्लांड स्विट्ज़रलैंड में. उसने एक लिस्ट मेंटेन किया हुआ है, रेड लिस्ट. इसी रेड लिस्ट में एनिमल्स, plant species they are classified as endangered, critically endangered, vulnerable, extinct. जैसे कि हमने देखिए पास्ट डेज में कुछ किया था चीता के बारे में, आपको याद होगा दैट चीता हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन इंडिया इन 1952. ठीक है ना, तो चीता इंडियन चीता की कैटेगरी क्या हो जाएगी? एक्सटिंक्ट. ठीक है, ओके फाइन. तो अब इंडियन गवर्नमेंट ने नामीबिया के साथ साइन किया है तो री इंट्रोड्यूस अफ्रीकन चीता इन कूनो नेशनल पार्क. ठीक. उसी तरीके से उसी रेड लिस्ट में चीता का कैटेगराइजेशन क्या हो जाएगा? एक्सटिंक्ट. बट स्नो लेपर्ड का क्या है? वल्नरेबल. और एक इंडिया का एक्ट है दैट इज कॉल्ड एज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. उसमें इट हैज़ बिन लिस्टेड इन स्केड्यूल 1. स्केड्यूल 1 विच हैज़ द हाइएस्ट प्रोटेक्शन. ठीक है. स्केड्यूल 1 का आप अगर कोई एनिमल है तो उसको मारने पे या उसकी पोचिंग करने पे बहुत बड़े सज़ा मिलती है. सो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इट हैज़ कंडक्टेड अ सर्वे ऑन स्नो लेपर्ड. इट हैज़ फाउंड स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन हैबिटेट यूज बाय स्नो लेपर्ड एंड इट्स प्रे स्पीशीज साइबेरियन आइबेक्स एंड ब्लू शिप. ये स्टडी कैरी आउट करते हैं मेनली पता लगाने के लिए कि अगर हमको इस स्पीशीज़ को बचाना है तो कहाँ पे फोकस करना है. तो हमने ये देखा है कि जहाँ जहाँ हमको साइबेरियन आइबेक्स और ब्लू शिप मिलेगा वो स्नो लेपर्ड का एक एरिया होगा जिसके आसपास इट विल बी फाउंड.
नाउ सी स्नो लेपर्ड्स, उनके हैबिटेट्स कैसे होते हैं? दे लाइक बैरन एरिया, ग्रास लैंड, एस्पेक्ट होना चाहिए, मतलब स्लोप होना चाहिए, और डिस्टेंस कितना है उसका वाटर से, दैट ऑल आर रिक्वायर्ड एज दोज ऑल आर आइडियल कैंडिडेट फॉर हैबिटेट ऑफ स्नो लेपर्ड। जैसे कि स्पीति वैली की बात हो रही है, तो स्पीति वैली इट पोजेस अ वेरी गुड हैबिटेट फॉर द स्नो लेपर्ड्स। द नेक्स्ट इज, मैं इसका रिविजन करा देता हूँ। Russia and Ukraine, they signed a separate deal with United Nations mediated by Turkey for resuming the grain exports from Black Sea, that is the port of Odessa. ओके, तो ये वही है। उसके जब ये डील साइन हुआ तो उसके बाद रशिया ने टारगेट भी किया एक यूक्रेनियन मिलिट्री बोट विद मिसाइल। ओके, बट स्टिल दिस विल कंटिन्यू। ओके, रशिया ने एश्योरेंस दिया दैट वी रीअफर्म द कमिटमेंट ऑफ रशियन ग्रेन एक्सपोर्ट्स टू मीट ऑल देयर कमिटमेंट्स, okay, and also allowing Ukraine for shipping the wheat export. The next is Sri Lanka's presidential secretariat to reopen। तो आज आप जानते ही हैं कि प्रेसिडेंट रानिल विक्रमसिंघे हैं, ठीक है, और जो प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए हैं वो दिनेश गुनावर्धने हैं। सो नाउ द श्रीलंका प्रेसिडेंशियल सेक्रेटरीट विल बी रीओपन आफ्टर पब्लिक स्टॉर्म्ड इट डिमांडिंग रेजिग्नेशन ऑफ गोटाबाया राजपक्सा। अब देखिए, कभी कभी स्टैटिक जीके में ना एक क्वेश्चन आ जाता है कि ये वॉल्केनो कहाँ पे है, ठीक है, तो देखेंगे कि वो न्यूज़ में कहीं ना कहीं रहता है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट अ वॉल्केनो कॉल्ड एज साकुरी जाइमा वॉल्केनो विच इज इन कागोशिमा इन जापान विच रिसेंटली इरप्टेड। कोई भी वॉल्केनो अगर इरप्ट हो जाता है तो उसको कहते हैं हम एक्टिव वॉल्केनो, ठीक है, एक्टिव वॉल्केनो। अब हम यहाँ पे बात करते हैं नीरज चोपड़ा जी के बारे में। देखिए, सो इफ यू विल जस्ट सी दैट Neeraj Chopra, he has made history by winning the javelin silver at World Athletics Championship in Eugene, Oregon। ठीक है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे इन्होंने कहाँ पे जीता है सिल्वर। सो दैट इज वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप, so that is important for us। okay, so that's all for today। we will meet tomorrow again with a daily Hindu analysis। till then, have a nice time, take care, thank you।